हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में यह हमारी दूसरी क्लास है और यह जो होगी हमारी इतिहास विषय की क्लास होगी। और इतिहास विषय में जो हमारा आज का टॉपिक था वो टॉपिक कौन सा था? वो टॉपिक था हमारा मौर्योत्तर काल को लेकर के टॉपिक था। मौर्योत्तर मौर्योत्तर काल संबंधी जो है टॉपिक था। और इस टॉपिक से जो है हम आज के टारगेट में जो भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे, हल करेंगे और समझेंगे। और यदि आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं, यही प्रश्नों का शाम को टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली टेस्ट जो है मिलता है और संडे को जो क्या होता है, रिवीजन टेस्ट होता है इन्हीं क्लासों का। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न को और देखते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा हिंद यवन शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा जो है हम क्या करेंगे, समझेंगे। हिंद यवन की अगर बात करते हैं, किसकी? हिंद यवन की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले कौन आया हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि सर सबसे पहले जो है भारत में विदेशी आक्रमणों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आए थे? ईरानी आए हुए थे। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? यूनानी आते हैं। और इसी क्रम में इनके बाद जो है कौन आते हैं? हिंद यूनानी आते हैं। कौन आते हैं? हिंद यूनानी आते हैं। और हिंद यूनानी ने यहाँ पर भारत में कौन से राजवंश की स्थापना की थी? डेमेट्रियस वंश की स्थापना की हुई थी। कौन से वंश की? डेमेट्रियस डेमेट्रियस वंश की स्थापना की हुई थी। कई छोटे मोटे शासक रहे हैं, लेकिन इसका जो सर्वप्रसिद्ध शासक हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कौन? मेनांडर जो है इसका फेमस शासक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है इनके द्वारा क्या किए गए थे? शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। वह कौन सा शासक था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ध्यान रखिएगा, ये मेनांडर इसका सही उत्तर नहीं है। यह प्रश्न जो है आपसे यूपीपीसीएस आरआई में पूछा गया है और इसका सही जवाब है स्ट्रेटो द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। किसके द्वारा जारी किए गए थे? स्ट्रेटो द्वारा जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। आपसे पूछे मेनांडर जो है इसके सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, एक स्थान है बालाघाट, यहाँ से जो है मेनांडर के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो और आपसे दूसरी बात पूछे, शीशे के सिक्के भारतीयों ने किसने जारी किए हुए थे? तो जो आपका कौन सा आंध्रा सातवाहन राजवंश था, कौन सा? वकाटक वंश था। जो कौन सा वंश? जो वकाटक वंश था उसके द्वारा क्या किए गए थे? शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। जिस अर्थव्यवस्था में शीशे के सिक्के चलते हैं, ध्यान रखिएगा, कमजोर अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। मैं अभी बताऊंगा आपको, मेंस की क्लास में ये चीज़ें समझाऊंगा कि किस प्रकार से किसी शासक के समय के सिक्कों से यह अनुमान लगाते हैं कि उसका शासन बहुत अच्छा था। सिक्का चलाना, मुद्रा चलाना इतना आसान काम नहीं है। आप गिने चुने इतिहास के शासकों को देखेंगे जिसमें जो है मुद्रा का प्रचलन किया जा सकेगा। हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं, थोड़ी सी फैक्चुअल दृष्टि से बातें कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट लेंगे तो समय लग जाएगा। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, आपसे पूछा जा रहा है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु से अति दुर्लभ सिक्के चलवाए हुए थे? तो कार्दमक क्षत्रप कौन थे? तो भारत में आप जानते हैं शकों ने आक्रमण किया था। इसकी कई शाखाएं थी। एक कार्दमक शाखा थी जो कि उज्जैन में रहती थी। एक जो है छहरात शाखा थी जो कि नासिक महाराष्ट्र के आसपास रहती थी। और एक जो है शकों की, और एक नासिक शाखा थी, नासिक शाखा थी, और एक जो है तक्षशिला के आसपास रहती थी। तो ऐसे कई शाखाएं इनकी हुआ करती थी। 4 शाखाएं थी मुख्यतः। पश्चिमी शक क्षत्रप कहलाते हैं और एक उत्तरी शक क्षत्रप कहलाते हैं। और इसमें छहरात शाखा जो है आपकी मध्य प्रदेश, कार्दमक शाखा जो है मध्य प्रदेश में थी। भूमक और नहपान जो है इसके भूमक नहपान इसके प्रमुख जो है शासक रहते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन से अति दुर्लभ सिक्के चलवाए हुए थे? तो इनके द्वारा ध्यान रखिएगा, तांबे के सिक्के जो है चलवाए गए थे उस समय पर। कौन से सिक्के चलवाए गए थे? आपके ताम्र सिक्का चलवाया गया था। किसके द्वारा? कार्दमक शक शासकों द्वारा चलवाया गया था। शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था वो रुद्रदामन देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? रुद्रदामन जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख इसी का है। अगले प्रश्न, ये प्रोटीन के सिक्के जो हैं ये वकाटकों द्वारा ही चलवाए गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा
उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? आपके पास में क्या है, सवाल है कि जो उत्तरी भारत था और उत्तर पश्चिम भारत था उसमें सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? आपका क्या जवाब होगा? कुषाणों द्वारा चलवाए गए थे। अगर कुषाणों ने ही बात करें तो इन्होंने सर्वाधिक जो है शुद्ध आपके स्वर्ण सिक्के भी चलवाए हुए थे। क्या है, इन्होंने सोने के जो है इन्होंने सिक्के भी चलवाए हुए थे। बिम्बकटफिसिस नाम का शासक था, उसने शुरुआत की हुई थी। कुषाण ने भी चलवाई हुई थी लेकिन बिम्बकटफिसिस ने क्या की थी? शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? देखिए, सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने का जहाँ तक मुझे जानकारी तो हिंद यूनानियों ने जारी की हुई थी, लेकिन इसमें हिंद यूनानियों के ऑप्शन नहीं है। ये सभी के सभी ऑप्शन किससे संबंधित हैं? कुषाण वंश से संबंधित हैं। तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया हुआ था, तो बिम्बकटफिसिस ने जारी किया हुआ था, याद रखिएगा। और इसी ने जो है कुषाणों में सर्वाधिक बाद में बहुत सोने के सिक्के इसने जारी करवाए हुए थे। कुजुल कटफिसिस कौन था? कुषाण वंश का क्या था? ये संस्थापक था। और कनिष्क, ध्यान रखिएगा, सबसे प्रतापी तथा महान शासक कौन हुआ था? प्रतापी तथा महान शासक कनिष्क हुआ था। इसी के समय पर क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? कनिष्क के समय पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क के समय पर ही, याद रखना, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। कैसी मूर्ति पूजा का? किसी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव को जो है देवता के रूप में पहली बार किस शासक के समय पर पूजा गया था? वो किसके समय पर? कनिष्क के समय पर। और किसकी मूर्ति पूजी गई थी? भगवान गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति है पूजी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? देखिए, यौधेय आप समानता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर में प्रश्न आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे तो लेना पड़ेगा, पढ़ते हों या ना पढ़ते हों। तो इनका जो शासन है, यौधेय शासकों का शासन है, ये समानतः कहाँ पर देखने को मिलता है? पश्चिमी और उत्तर जो हिस्सा है, उत्तर पश्चिम भारत वाले हिस्से में इनका शासन जो है देखने को मिलता है। और इनके सिक्कों पर अगर बात करेंगे तो किसका अंकन देखने को मिलता है? हमें कार्तिकेय का जो है अंकन देखने को मिल जाता है। तो किसका अंकन देखने को मिलता है? कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। कार्तिकेय ध्यान रखिएगा शिव जी के पुत्र थे। और जो कुमार संभवम नामक पुस्तक है कालिदास की, कौन सी पुस्तक है? कुमार संभवम नामक पुस्तक है, ये इन्हीं के जन्म पर आधारित है। और कार्तिकेय जो है दक्षिण भारत में मुर्गुन के नाम से जाने जाते हैं। भगवान मुर्गुन के नाम से इनके जो है महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्तिकेय जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न है 7 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में देखने को नहीं मिलता है? तो कनिष्क का जो रवतक अभिलेख है, पूछता है आपसे किसकी जानकारी इस में नहीं मिलती है? तो कनिष्क का जो रवतक अभिलेख है यह अफगानिस्तान के आसपास पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? अफगानिस्तान साइड पाया गया है। और इसमें जो है 4 शहरों की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन से? पहला शहर है आपका श्रावस्ती, दूसरा शहर है आपका पाटलिपुत्र, तीसरा शहर है आपका कौशाम्बी और चौथा शहर है आपका साकेत जो है चौथा शहर है। आपसे पूछता है निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर नहीं है जिसका उल्लेख सब लेख में नहीं है? तो वो शहर कौन सा है? आपका चंपा नगरी है। और चंपा क्या होती थी? अंग महाजनपद की राजधानी होती थी। और इसके वास्तुकार कौन थे? महागोविंद जो है चंपा के क्या थे? वास्तुकार थे। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं और 8 नंबर का हमारे पास में प्रश्न है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति की हुई थी? तो आप इनमें से देखेंगे तक्षशिला में जो है शिक्षा प्राप्ति की हुई थी। तो आपके तक्षशिला में मुझे लगता है इसमें जीवक तो प्राप्त की ही हुई थी, 2 ऑप्शन इसके सही होना चाहिए था। तो इसमें जो है आपके वाघभट्ट ने भी जो शिक्षा प्राप्त की हुई थी और जीवक ने ही प्राप्त हुई थी। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों ऑप्शन जो है आपके सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये जो है यूपी के प्रश्न हैं और इसमें सी और डी दोनों सही उत्तर जो है माने गए हैं। जीवक कौन था? जीवक एक क्या था? राजवेद था। किसके? मगध साम्राज्य में। और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, MPPSC में पूछा गया प्रश्न है जीवक की माता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, सालवती जो है सालवती इनकी माता का नाम देखने को मिलता
है। और ये MPPSC में थोड़ा सा पुराना 2009 के आसपास पूछा गया प्रश्न है। ये जीवक राजवैद्य था, चूँकि इनकी माता जो थी एक वैश्य प्रकार के जो है कृत्यों से संबंधित थी। बाद में ये जो है बहुत फेमस हुए थे। जैव जीवक जो है एक महान राजवैद्य बने हुए थे। सुश्रुत जो है चिकित्सक हैं, चरक भी जो चिकित्सक हैं। इनकी पुस्तक चरक संहिता है, इनकी सुश्रुत संहिता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा किसके समय पर आरंभ हुई थी। तो आपका जवाब क्या होगा कि बाल विवाह की प्रथा जो है हमें कुषाणों के काल में, विशेष तौर से कनिष्क के शासनकाल में जो है हमें यह बाल विवाह की प्रथा देखने को मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला और हमारा हिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है आज का। और ये प्रश्न है जो उत्तराखंड PCS 2021 में पूछा गया है। याद रखना ये रियल प्रश्न है, मेरे द्वारा जो है प्रश्न पत्र से सीधे उठाए जाते हैं प्रश्न, तो यह जो है जरूर अच्छे से देखिएगा। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या होता था। यानी कि जब शकों का शासन भारत में हुआ करता था तो जो सिक्कों का प्रचलन था, किसका प्रचलन था, सिक्कों का प्रचलन था, उनका अनुपात किस प्रकार से था। किसका किसका पूछ रहा है, सोना अनुपात चांदी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो उस टाइम पर जो सिक्के चलते थे उनका अनुपात था 1:35 का अनुपात, यानी 35 हिस्सा चांदी 1 हिस्सा सोना रहता था। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे इतिहास विषय के मौर्योत्तर काल नामक टॉपिक से। कौन से टॉपिक से, मौर्योत्तर काल नामक टॉपिक से जो है 10 प्रश्न हमने किए। मौर्योत्तर काल में हमें 2 प्रकार के राजवंश देखने को मिलते हैं। एक जो है देसी राजवंश देखने को मिलते हैं और एक जो हमें विदेशी राजवंश देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मौर्य काल था और मौर्यों के बाद में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा खाली गैप मिलता है। फिर जो आता है गुप्त काल आता है, फिर यहाँ पर केंद्रीय सत्ता स्थापित होगी। इस जो गैप को मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं। इतिहासकार इसे अंधकार युग के नाम से भी पुकारते हैं, अंधकार युग। तो देसी उत्तराधिकारियों में शुंग राजवंश हुआ था, कण्व में सातवाहन वकाटक हुए थे और विदेशी में शक कुषाण पहलव और हिंद यूनानी हुए थे। तो ये 8 राजवंश यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली जुड़िएगा, हमारे एग्जाम है और इसका टेस्ट देना है तो डेली टारगेट भी आपको दिया जाता है, टेस्ट भी होता है, संडे रिवीजन भी होता है। ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास पर।